नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो कि यूथ कंपटीशन की जो बुक है यूथ कंपटीशन की, उससे हम करेंगे। और इसमें काफ़ी वृहद तरीके से दिया हुआ है, डिटेल में है, पॉइंट वाइज है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है इसमें हिस्ट्री को। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से शुरुआत करेंगे, उसके बाद आधुनिक भारत, फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री, फिर ऐसे ही अन्य और जो टॉपिक हैं जीएस के, उनसे संबंधित वीडियोस को डेली कोशिश करूंगा कि अपलोड किया जाए। काफ़ी दिनों के बाद यूट्यूब पर मैं फिर से एक्टिव होने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो चीज़ें अच्छे से रहेंगी। बाकी मैं अपने इस तरह से तो प्रयास करूँगा ही और कर भी रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण, और इसमें देखेंगे हम अरब, गजनवी और गौरी। यहाँ से शुरुआत करेंगे, अरब, गजनवी और गौरी से, इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन है। तो क्या सही है? पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया था। दूसरा जो सही स्टेटमेंट है वो है, पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया था। और तीसरा स्टेटमेंट है, पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। तो ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है इनके बारे में। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? तो हदीस, मतलब उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके द्वारा जो दी गई वो हदीस कहलाती हैं, शिक्षा भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मुहम्मदी को किसने संकलित किया था? तो जियाउद्दीन बरनी ने। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी का कौन सी है? तो नाद ए मुहम्मदी है। किसने संकलित किया? जियाउद्दीन बरनी ने। मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में। तो अब आइए, अब शुरुआत होती है अरब आक्रमण से। शुरुआत हो रही है। भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? तो मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने पर जो है भारत के लोगों का संपर्क हुआ था। नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों द्वारा किया गया था मुस्लिम आक्रमण भारत पर सर्वप्रथम। नेक्स्ट, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 712 ईस्वी में हुआ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई? 712 ईस्वी में की गई। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? तो देवल, निरुल, सेहवान, दाहिर, ब्राह्मणाबाद, अरोर और मुल्तान, ये मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान थे। नेक्स्ट, 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस और आरओ जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे कौन से खतरनाक हथियार अपने साथ लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। नेक्स्ट, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो चचनामा में मिलता है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी भाषा में लिखा गया है चचनामा को। नेक्स्ट, चचनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? तो सिंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट, अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। नेक्स्ट, सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? तो रावर के दुर्ग की रक्षा की थी उसकी विधवा ने। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो किस इतिहासकार का है? लेनपूल का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट, 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? तो महफूजा नाम से। नेक्स्ट, किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण ग्रह कहा है? तो मुल्तान को कहा है। ये थे अरब आक्रमण। अब देखते हैं गजनवियों के आक्रमण। गजनी राजवंश का संस्थापक था अलप्तगीन था। गजनी राज्य आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट, कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो विद्याधर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। विद्याधर जो थे ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट, किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर
पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। तो इस समय सोमनाथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि 1000 वर्ष हुए हैं ना अभी सोमनाथ का सहस्त्राब्दी समारोह अभी हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सोमनाथ। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो जयपाल को हराया था। नेक्स्ट, किस हिंदुशाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो जयपाल ने किया था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर। नेक्स्ट, महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो आनंदपाल ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आनंदपाल। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु जो राजपूत शासकों का संघ था उसका नेतृत्व आनंदपाल ने किया। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय दिद्दा कहाँ की रानी थी? दिद्दा जो कहाँ की रानी थी? ये कश्मीर की रानी थी। नेक्स्ट, सुल्तान महमूद गजनवी ने 1018 ईस्वी में अपने कौन से आक्रमण में मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया? तो 12वें आक्रमण में उसने कन्नौज के मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया 1018 में। मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा था 1018 में। महमूद गजनवी इस बार जो है आरओ की या पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं और इवन यूपीएससी तक में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, महमूद गजनवी और सोमनाथ मंदिर दोनों ही। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? तो कुल चंद था मथुरा का शासक जो था महमूद गजनवी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट, सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो धन संग्रह था उसके भारत विजय का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट, भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा समुदाय भारत के तत्कालीन राज्यों के शासकों को सूचित करता है? तो ये जो थे ये भारत के शासक थे उस समय, जयपाल, फतेह, दाऊद और महिपाल, ये चारों भारत के शासक थे उस समय भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो नाम अक्सर कर भूल जाते हैं, तो इनको बार बार पढ़ते रहिए बस, ज़्यादा मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, बस लेकिन पढ़ते रहिए बार बार। कुछ नाम याद हैं, कुछ रह जाते हैं बस, जैसे अलबरूनी, उतबी, फराबी, उजरी, तुसी, बैहाकी, उनसूरी और फिरदौसी, ये सब दरबारी विद्वान थे महमूद गजनी के। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। तारीख ए यामिनी का लेखक उतबी था। नेक्स्ट, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? तो महमूद गजनवी। नेक्स्ट, किसे फारसी का होमर कहा गया है? फारसी का होमर या फारस का होमर, तो फिरदौसी को कहा गया है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी। नेक्स्ट, अलबरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट, अलबरूनी के संबंध में सत्य कथन है, तो कौन कौन से सत्य हैं? मतलब ये तीनों ही कथन सही है। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, अलबरूनी का जो ग्रंथ था। दूसरा, वह संस्कृत का विद्वान भी था, अलबरूनी मुस्लिम था लेकिन विद्वान भी था। और वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, अलबरूनी जो था त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। नेक्स्ट, अलबरूनी कहाँ का रहने वाला था? तो खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म का रहने वाला था अलबरूनी। नेक्स्ट, किताबुल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा। नेक्स्ट, अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद के विषय में सही कथन है, तो ये सभी सही है। भारतीय सभ्यता का संवेदनशील अध्ययन किया उसने, यह किताबुल हिंद में मिलता है। मुख्यतः भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक इतिहास का भी अध्ययन मिलता है अलबरूनी की जो किताब है किताबुल हिंद से। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। नेक्स्ट, हिंदुओं का यह विश्वास है कि उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके राजाओं के समान कोई राजा नहीं, उनके विज्ञान के समान कोई विज्ञान नहीं। यह कथन किसका है? अलबरूनी का। दोस्तों, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि चीज़ें आसान लग रही हैं, ये लग रहा है कि बार बार पढ़ी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती हैं अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा तो। और अक्सर कर सिलेक्शन जो रुकता है वो आसान चीज़ों की वजह से रुकता है। कठिन चीज़ें सभी के लिए कठिन होती हैं। कठिन प्रश्न अगर किसी परीक्षा में, जैसे मान लेते पीसीएस प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 150 में से अगर 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में अगर बहुत टफ आ गए तो वो 40 क्वेश्चन सभी के लिए टफ होंगे। बस ये फ़र्क इतना होगा कि 20
15-20 क्वेश्चन आपके कोई और सही होंगे, दूसरे किसी और लड़के के कोई और सही होंगे, बस इतना ही फर्क होगा। उन कठिन क्वेश्चन में सब वहीं बराबर ही रहते हैं, लगभग लगभग मिलते जुलते ही सही होते हैं, किसी के बहुत ज़्यादा सही नहीं होते हैं। कठिन प्रश्नों में जो आसान क्वेश्चन है वहाँ से सिलेक्शन क्लियर होता है, मतलब होगा कि नहीं होगा। आसान क्वेश्चन में जिसकी कम गलतियाँ होती हैं उनके सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो उनको बार बार रिवाइज करते रहिए, रिपीट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज कौन थे? तो शूद्रों से भी निम्न लोगों के 8 शिल्पी संघ जो है ये अंत्यज थे। तहकीक हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की है, इसी को किताबुल हिंद भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? तो हिंदू शाही। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो अलबरूनी को। नेक्स्ट, फतेहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो अरबों की सिंध विजय से है फतेहनामा का। नेक्स्ट, गजनवी शासकों के सैन्य संगठन में किस जाति के लोग सम्मिलित नहीं थे? तो ग्रीक। नेक्स्ट, महमूद गजनवी का हिंदू सेनापति कौन था? तिलक। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, हिंदू सेनापति कौन था? तिलक था। नेक्स्ट, मुस्लिम विजेताओं में से किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया? तो महमूद गजनवी ने। नेक्स्ट, विदेशी आक्रमणकारियों में से किसने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी? तो महमूद गजनवी ने। सोमनाथ मंदिर या महमूद गजनवी इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी परीक्षाओं के लिए बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने ध्वंस किया था किस देवता से संबंधित है? तो शिव से संबंधित था। नेक्स्ट, लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी ने किए थे। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? तो राजनीतिक और सैनिक दुर्बलता का उजागर होना, यह महत्वपूर्ण प्रभाव था। नेक्स्ट, महमूद गजनवी के आक्रमणों का एकमात्र स्थायी परिणाम क्या हुआ? पंजाब को उसके शासन में मिलाया जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, महमूद गजनवी 17 आक्रमण कहाँ किस वर्ष में और कहाँ हुए? क्रम, वर्ष और स्थान। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया सीमावर्ती नगरों पर। दूसरा आक्रमण 1001 से 1002 में पंजाब भारत पर किया। तीसरा आक्रमण 1003-4 में भेरा और उच्च पर। चौथा आक्रमण 1005-6 में मुल्तान पर किया, ये इंपॉर्टेंट है मुल्तान वाला। पांचवा आक्रमण 1007 में पंजाब पर किया। छठवां आक्रमण 1008 में वह हिंद आनंदपाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है छठवां आक्रमण। सातवां आक्रमण 1009 में किया नगरकोट पर, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आठवां आक्रमण 1010 में मुल्तान पर फिर से किया। नौवां आक्रमण 1013-14 में आनंदपाल हिंदू शाही राज्य के विरुद्ध। 10वां आक्रमण 1014 में थानेश्वर पे। 1015 से 21 के बीच में 11वां आक्रमण किया कश्मीर में। 12वां आक्रमण 1018 में कन्नौज, बरन, बुलंदशहर, महावन, मथुरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी संबंधित हैं, तो यूपी वाले एग्जाम के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। 1015 से 21 में कश्मीर और और 1018 में जो 12वां आक्रमण है वो कन्नौज, बरन, बुलंदशहर का नाम बरन था उस समय, मथुरा को महावन, ये भी याद रख लीजिए, मध्यकालीन टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट, 13वां आक्रमण 1018 में मथुरा में। 14वां आक्रमण 1018-19 में वृंदावन, कन्नौज में। 15वां आक्रमण 1019-20 में चंदेल राज्य के विरुद्ध। तो पूछा जा सकता है चंदेल राज्य के विरुद्ध कब किया था उसने? 19-20 में आक्रमण किया। 1021-22 में 16वां आक्रमण था ग्वालियर, कालिंजर, और 26-27 में सोमनाथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान पर हुआ था मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण, 1175 में हुआ। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो भीम द्वितीय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मूलराज द्वितीय, ये भी क्वेश्चन इस बार पूरे चांस से आएगा परीक्षा में। नेक्स्ट, भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में किस स्थान पर मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? आबू पर्वत की तलहटी में। तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय की जो विधवा माँ थी, क्या नाम था उनका? नायिका देवी, इनके नेतृत्व में इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था आबू पर्वत की तलहटी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तराइन के प्रथम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। द्वितीय युद्ध 1192 में चौहान और गौरी के बीच हुआ। वह युद्ध जिसके द्वारा भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी द्वारा परास्त किया गया प्रथम भारतीय शासक? पृथ्वीराज चौहान।
नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? मोहम्मद गौरी से हार गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ। किस दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे, उन पर कब्जा हो गया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां गौरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। उसने गौरी के अधीनस्थ शासन किया उसने। यह कथन है किसका? हसन निजामी का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के 1194 जो युद्ध हुआ था उसमें। चंदावर वर्तमान में कहाँ है? फिरोजाबाद जिले में, यमुना तट पर। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? तो जम्मू के शासक के साथ मिल गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी खुसरो शाह के विरुद्ध, खुसरो शाह के विरुद्ध किससे मिला था? जम्मू के शासक से मिल गया था जाकर। नेक्स्ट, सीमांत क्षेत्र के वे उग्र निवासी कौन थे जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की? तो खोखर। मोहम्मद गौरी के गजनी जाते समय किसने हत्या की थी? मोहम्मद गौरी जब गजनी जा रहा था उस हत्या किसने की? खोखरों ने ही की थी। मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो तबकात ए नासिरी से मिलता है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के। नेक्स्ट, किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? तो मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, नालंदा महाविहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी के आक्रमण है और वर्ष उनके। तो मुल्तान पर जो आक्रमण किया उसने 1175 में किया। अनहिलवाड़ पर जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ 1178 में। पेशावर और पंजाब पर जो आक्रमण हुआ वो 1179 में हुआ। सिंध पर जो मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ वो 1182 में। तराइन का प्रथम युद्ध 91 में, द्वितीय युद्ध 92 में, चंदावर का युद्ध 94 में। बिहार पर जो युद्ध जो कब्जा किया या आक्रमण किया गया वो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुआ था 1197 में। बुंदेलखंड पर जो आक्रमण हुआ वो ऐबक के नेतृत्व में हुआ 1202 से 1203 में। बंगाल पर बख्तियार के नेतृत्व में 1204 से 5 में। तो ये तीनों युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बिहार और बंगाल जो है वो बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुआ और बुंदेलखंड पर ऐबक के नेतृत्व में युद्ध आक्रमण किया गया। नेक्स्ट, भारत पर तुर्की आक्रमण के संदर्भ में सत्य कथन है तो क्या है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों सही है। नेक्स्ट, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? तो एम हबीब का। तुर्कों की विजय को उसने क्या बोला है? नगरीय क्रांति बोला है उत्तर भारत में। तो ये एम हबीब। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, गौरी, चंगेज खान, तैमूर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? राजनीतिक एकता का अभाव। नेक्स्ट, भारत में तुर्कों की विजय के कारणों में से एक प्रमुख कारण था घुड़सवार सेना का इस्तेमाल। और यहाँ के जो राजा थे वो हाथियों का इस्तेमाल करते थे। तो हाथी अक्सर क्या करते थे? अपनी ही सेना के लिए नुकसानदायक साबित हो जाते थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत और उससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो, और फॉरवर्ड भी करें, लोगों को शेयर करें। बाकी अभी पहला वीडियो है तो और भी थोड़ा भी बोलने में भी फ्लो नहीं आ रहा है थोड़ा, लेकिन सुधार होगा, अच्छे से होगा।